Going to start our new chapter, or we can say that our new class of class 11th. तो आज हम क्लास 11th का हिस्ट्री कवर करेंगे, जिसमें मैं आप सभी को चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताऊंगा, चैप्टर 1 के बारे में बताऊंगा। और पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम 10th का क्लियर करते हो, उसके बाद आपको चॉइस करनी होती है कि आपको आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, आपको साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है। तो बेसिकली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपने आर्ट्स लिए। तो कभी भी याद रखना, फैमिली प्रेशर के को लेकर या फिर फैमिली प्रेशराइज अगर करती है आपको किसी भी स्ट्रीम में जाने के लिए, तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन है कि आप फैमिली प्रेशर से हटकर अपना सोचिए कि आपको इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री के बारे में। तो लेट अस बिगिन। जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैं आज हिस्ट्री का क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये चैप्टर जो है उसकी थीम क्या है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे मैंने कहा कि हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन में मैं जैसे यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम, तो मैं पहले सबसे आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन बता देता हूँ। हिस्ट्री को हम किस किस तरीके से हम टाइम के रूप में देखते हैं। देखो, जो हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले आती है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें आपके पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, जिसके बारे में आप सिर्फ देख रहे हो, कोई लिखित नहीं लिखा गया है, उसको प्री हिस्ट्री टाइम कहते हैं, जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। रिटन रिकॉर्ड्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं भी, बट नो इजी टू डेसीफाइड। अब ये डेसीफाइड क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप उसे स्टडी नहीं कर सकते। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप उसे स्टडी नहीं कर सकते। रिटन रिकॉर्ड्स हैं बट आप उसे स्टडी नहीं कर सकते, चाहे तो वो अलग स्क्रिप्ट है, अलग भाषा लिखी गई है, हिंदी इंग्लिश ना लिख के, उर्दू फारसी ना लिख के, हमारी समझ से बाहर वाली लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो प्रोटो हिस्ट्री के अंडर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो आप इस समय पढ़ रहे हो, रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं, इजीली आप पढ़ भी सकते हो, तो ये सब हिस्ट्री की टाइमलाइंस होती है। इस तरीके से हिस्ट्री जो है अलग अलग तरीके से क्लासिफाई की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर है बेसिकली क्या बात करना चाहता है, देखते हैं। एक मिनट, एक्चुअली ये टूल्स को मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज कोई नहीं। तो हमारा जो टॉपिक है वो लिखा है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम, यानी कि समय के शुरुआत से। समय देखो, हमें ये पता है बेसिकली इस चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हो वो आप ये पढ़ोगे कि किस तरीके से इंसान धीरे 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 कर करके इवॉल्व हुआ, किस तरीके से, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, ये भी मैं इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। और कहाँ से ओरिजिन होकर वो किस तरीके से अलग अलग जगह मूव किया और क्या कारण थे जिसकी वजह से वो मूवमेंट पर आया। ठीक है, पहले समझेंगे कि ह्यूमन एवोल्यूशन क्या था, किस तरीके से धीरे धीरे चेंज आया। देखो, एक चीज आप हमेशा याद रखना, हिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया है तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम लिया है आपने। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का दुश्मन हूँ, बट ट्रस्ट मी, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ह्यूमैनिटी एक ऐसी स्ट्रीम है जिसको आप पढ़ते नहीं हो, उसको आप जीते हो। ठीक है, उसको आप मतलब एक जिंदगी में आप देख सकते हो, वो ऐसा सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स है उसका कुछ लाइफ में, मुझे नहीं लगता कोई उतना बेस्ट, हाँ ये कह लीजिए आईटी सेक्टर एंड ऑल दैट, इन सब में यूज है, बट मैं ये कहूँगा कि ह्यूमैनिटी जो स्ट्रीम है वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम है। तो आगे बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पर ह्यूमंस के बारे में बताया जाएगा, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगेन मैं अपने टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से पहले हम ऐसे थे, हम पहले एक जानवर हुआ करते थे, मंकी कह लो, एप्स कह लो, एप्स वैसे आपके हिस्ट्री की बुक्स में दिया गया है। तो हम पहले एप्स थे, एप्स से धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ किसकी तरफ, धीरे धीरे यहाँ से एवोल्यूशन हुआ। फिर इसमें क्या है, इसमें एक खास बात है कि पहले पूरा झुका हुआ था, पूरा बेंड था,
उसकी जो कॉलम मतलब पीछे की रीढ़ की हड्डी थी वो पूरा सीधे नहीं थी, सीधी तो इसकी भी नहीं है बट इससे तो बेहतर है, ठीक है, इससे तो बेहतर है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इंसान ना इवॉल्व होता है, धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है, फिर टूल्स बनाता है, स्टोन टूल्स बनाता है, उसके इस्तेमाल से वो हंटिंग गैदरिंग जैसे एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जब हंटिंग गैदरिंग कर लेता है, जब बहुत सारे रिसोर्सेज सामान इकट्ठे हो जाते हैं उसके पास, एंड देन फिर उसके बाद वो अपना एग्रीकल्चर पे सेटलमेंट करता है, परिवार नियोजन की बातें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जब ये थोड़ा सा सीधा होना शुरू करता है तब आगे बढ़ते हुए ये पूरा स्ट्रेच होने की कोशिश करता है, पूरा सीधा होने की कोशिश करता है, और यही जो इसका प्रोसेस है, वो यही जो इसका प्रोसेस है उसको हम होमो इरेक्टस बोलते हैं। होमो इरेक्टस एक आपकी हिस्ट्री में एक वर्ड है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आप जान पाओगे। होमो इरेक्टस का मतलब होता है सीधा, जो जो इंसान सीधे में खड़ा हुआ है उसको होमो इरेक्टस कहा जाता है। देन आगे जब हम बात करते हैं कि फिर उसके बाद कहानी हमारी क्या हुई, फिर जब ये सीधा खड़ा हुआ उसके बाद यहाँ से इसका कहानी हुई कि अब स्टोन टूल्स बनाने लग गया, पत्थरों के और भी छोटे मोटे टूल्स बना, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, भाला लेके अब शिकार करने गया होगा, या फिर किसी को मारने गया होगा, या फिर किसी से दुश्मनी होगी तो उसकी दुश्मनी निकालने गया होगा। लेकिन दुश्मनी तो नहीं कह सकते, फन है, ये मजाक है, जोक। बट हाँ, ये अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज को लेने गया होगा, या फिर किसी हंटिंग गैदरिंग के पर्पज से गया होगा। सो आप समझ रहे हो पहले कैसा था, धीरे 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 इवॉल्व हुआ, और फिर अब कैसा है। तो यही प्रोसेस इस पूरी किताब में समझाया गया है कि किस तरीके से शुरू से, समय की शुरुआत से, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट जो ह्यूमन ओरिजिन का था वहां से लेकर अब तक जो होमोसेपियंस। अच्छा, ये जो लास्ट में आ रहा है इन भाई साहब को भी बता देते हैं वरना नाराज हो जाएंगे। ये जो है इनको बोलेंगे होमोसेपियन, जो पूरी तरीके से मानव रूपित हो चुके हैं, और मानव पूरे जो ढांचा है शरीर का वो मानव निर्मित हो चुका है, मतलब मानव के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी जो मैंने पिक्चर को मैंने एक्सप्लेन करना चाहा, और आपके बुक में देखो क्या है ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा रहता है ना, जो लिखित लिखा रहता है, उसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाते। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ग्राफिकली मैंने उसे इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आ रहा होगा ये तरीका। मैंने थोड़ा सा सोचा और उस पर काम करने की कोशिश की, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो इमेज है वो क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर। फिर क्या होता है, जब इंसान सीधा खड़ा होना सीख लेता है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, फिर वो अपनी हंटिंग गैदरिंग, जब वो टूल्स बनाना शुरू कर देता है, तो ये देखो धनुष, ठीक है, ये देखो पीछे से कुछ कुछ हथियार हथियार लेने की कोशिश कुछ है ही, ये हाथ में कुछ लेकर खड़े हैं मारने वारने के लिए कुछ। तो हंटिंग गैदरिंग मेरे ख्याल से आई थिंक ये जो फोटो है वो पूरी ग्रुप किसी बड़े जानवर का शिकार कर रही है, और सब लोग मिल बांट के उसका शिकार करके खा पी रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के टूल्स बन रहे हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड उसके बाद हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिस की जा रही है। देन उसके बाद एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में जब आप क्लास 11th पढ़ते हो, ठीक है, मतलब क्लास 11th को जब आप पढ़ते हो ना, तो आप हर एक सब्जेक्ट को ब्रीफली पढ़ते हो, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग डायमेंशन से चेक करते हो। अब तक आपने 10th क्लास में बड़े मजे से हिस्ट्री के टर्म फर्स्ट में 3-4 चैप्टर आ गए, 3-4 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ एक्चुअली में, 2-3 चैप्टर आ गए, उसके बाद लास्ट वाले जो फाइनल एग्जामिनेशन होना उसमें भी 2-3 चैप्टर आ गए और क्लियर हो गया। बट इसमें जो है आप पूरी बुक में 11 चैप्टर है और 11 के 11 कवर करने वाले हो। इंटरेस्ट में 11 के 11 बहुत ब्रीफली बहुत डिटेल में दिए गए हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। हिस्ट्री को एक स्टोरी बना के पढ़ना तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझ आएगा सब कुछ। तो यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग, मार काट वाला, मार काट मतलब जानवरों को मारना, उसे काट के खा जाना, ये सब प्रैक्टिस हो रहा था। उसके बाद एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस हुआ। तो यहाँ पे हमने समझा कि किस तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था, ठीक है, मानव जनजातियाँ किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ रहा हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ होमोसेपियंस। मैंने अभी बताया होमोसेपियंस कौन, जो सीधा खड़ा हो रहा है, ठीक है, मतलब सीधा इंसान जिसका वर्टिकल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, वो सीधी खड़ी हो रही है और वो सीधे निगाहों से देख पा रहा है, दूर देख पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब होता है कहाँ से जन्म हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र को
हम लोग ये जो देख रहे हो आप, ये अफ्रीका, ठीक है, कहा जाता है और आपके बुक में भी यही लिखा है कि अफ्रीका वो जगह थी जहाँ से होमोसेपियंस धीरे 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 हंटिंग गैदरिंग के पर्पज से या फिर कुछ दूर ट्रैवल करने के या फिर उनको रहने के लिए वो क्लाइमेटिक कंडीशन उनको ठीक नहीं मिल पा रहे थे, इस पर्पज से अलग अलग देश में घूम इधर उधर जाने लग गए। इसकी वजह से क्या हुआ, बट याद रखना ओरिजिन जो था वो अफ्रीका ही था। कोई इधर चला जाता, कोई इधर चला जाता, कोई इधर चला जाता, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे, मतलब अलग अलग जगह सब लोग ट्रैवल कर रहे थे बाय फुट, ठीक। तो अलग अलग जगह ट्रैवल करने से ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पॉपुलेशन का। उस समय जितने भी पॉपुलेशन थे उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और एक जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो वो हमें देखने को मिला। बेसिकली ओरिजिन जो है होमो सेपियंस का वो जो है आपके अफ्रीका में ही दिखा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एविडेंसेस अभी जो है बहुत ही मतलब शानदार बातें यहाँ पे लिखी गई हैं जो मैंने लिखा है, और चलिए शुरू करते हैं इनको पढ़ना। लिखा गया एविडेंसेस, एविडेंसेस का मतलब होता है सबूत, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है, जो ये सब हम बातें कर रहे हैं कि ये बंदर भाई साहब, ठीक है, ये भाई साहब, ये भी भाई साहब है, ये सब जो हम सबूत गवाह अदालत लगा रहे हैं उसका कुछ प्रमाण भी है कि बस हवा में फेंके जा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बहुत सारे प्रमाण हैं, और उन्हीं प्रमाणों को आज हम एविडेंसेस के रूप में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला एविडेंसेस में, फॉसिल। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है मेरी स्लाइड में, मैं उसको ठीक करता हूँ। ठीक, अब ठीक है। फॉसिल, फॉसिल का मतलब होता है कुछ भी अवशेष जो बच जाते हैं, रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि जानवरों के या फिर पेड़ पौधों के कुछ अवशेष बच जाते हैं, तो वो जो होता है वो आपका फॉसिल कहलाता है, ठीक है। अब फॉसिल जो होता है कैन बी डेटेड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉसिल को हम डायरेक्टली भी डेट डेट मतलब वो वाला डेट नहीं जो आप समझ रहे होगे। डेट का मतलब होता है कि उसे डेट में कन्वर्ट करना कि कितने दिन पुराना है, कितने दिन इसकी डेट है, और कितने, जैसे हम कहते हैं ना 2500 हजार साल पहले ये हुआ था। तो हमें कैसे पता चला क्या 25 साल हजार पहले हम लोग थे या फिर वो लोग थे जो ये बात बोलते? नहीं, उसको मतलब एक प्रोसेस है, ये एक हिस्ट्री का प्रोसेस है जिसको आप नीचे यहाँ पढ़ने वाले हो। केमिकल एनालिसिस किया जाता है और डेट ऑफ सेडिमेंट किया जाता है। केमिकल एनालिसिस में क्या होता है, जो उसके अवशेष होते हैं उनको केमिकल जो स्केलेटन वगैरह हो गए उनको केमिकली टेस्टिफाई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसका डेट प्रोसेस निकाला जाता है। डेट ऑफ सेडिमेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्केलेटन है, ठीक है, वो गड्ढे में दबा हुआ मिला है, मैंने खुदाई की है, उसके बाद उसे निकाला है। तो बेसिकली क्या होगा, जहां पर वो उसका अवशेष मिला है ना, तो वो जो स्केलेटन जब निकाला जाएगा तो वो चित्र बना होगा। आप कभी भी देख लीजिएगा कि जैसे आटे की वो जो आटा गूंथते हैं, ठीक है, जब वो रेडी हो जाता है तो हम जब फिंगर अपनी रखेंगे ना, प्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा, उस पे वो हमारी फिंगरप्रिंट छप जाएगी, ठीक है, एक तरीके से फिंगर शेप ले लेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कई हजार साल पुराना जब स्केलेटन एक मिट्टी के नीचे दबा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ शेप्स बनेंगे। उसी शेप की मदद से डेट ऑफ सेडिमेंट किया जाता है, उसी को एनालाइज किया जाता है, उस मिट्टी को पकड़कर, उस मिट्टी को लेकर उसके डेट को एनालाइज किया जाता है कि वो कितना डेट पुराना है, ठीक है। और आगे मैं एडवांस में बता देता हूँ, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग भी फॉसिल फ्यूल को डेट करने में, मतलब उसमें देखने के लिए कि ये अवशेष कितना पुराना है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टू रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म का समूह, ऐसे जीवित ग्रुप्स का समूह जो कि रिप्रोड्यूस करते हो, रिप्रोडक्शन करते हो, ठीक है, अपने जैसे संतान को जन्म देते हो, ठीक है, तो उन्हें स्पीसीज, वो ये भी हमने देखा है क्योंकि कई बार क्या हुआ कि अवशेष मिले हैं जमीन में, हमारे हिस्टोरियंस, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते थे, एविडेंस फाइंड करने के लिए अलग अलग जगह पे रिसर्च करते थे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सेम सेम क्राइटेरिया, सेम बॉडी, सब कुछ सेम मिला, तो हमें पता चला कि स्पीसीज भी है।
स्पीसीज भी कहीं ना कहीं इवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे ऑस्ट्रोलोपैथिकस, नाम थोड़ा न्यू बच्चों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यही नाम है ऑस्ट्रोलोपैथिकस, ठीक है। उसके बारे में जरा हम डिटेल में इसी वीडियो में समझने वाले हैं, जरा हम समझेंगे। उसके ऊपर कई सारे रिसर्चेस भी किए गए हैं बेसिकली, और स्टोन टूल्स भी हमें मिला है। जब हम एविडेंसेस की बात करते हैं तो हम इससे कैसे पीछे कर सकते हैं कि स्टोन टूल्स कई कई जगह भाले, छोटे छोटे, आई थिंक मीजोलिथिक एक पीरियड है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यस मीजोलिथिक एक टाइम पीरियड है जिसमें उसे मिडल स्टोनेज कहा जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ नाम का एक 5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा हथियार बनाया जाता था। उसका इस्तेमाल मछलियां पकड़ने के लिए किया जाता था। उसे 5 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता था। उसे जब मारते थे तो वो मछलियां जो है मर जाती थी उससे। निशाना देखिए कितना तगड़ा था, अगर आज में होते तो क्रिकेट में भर्ती हो जाते। खैर छोड़िए। केव पेंटिंग आर द बेस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन ओरिजिन एवोल्यूशन। केव पेंटिंग जो गुफाओं में बहुत सारी पेंटिंग की गई हैं, आपने पुरानी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है, चित्र देखे हैं। मैं यहाँ पे चित्र लगाना भूल गया, सॉरी, बट या डेफिनेटली केव पेंटिंग जो है बेस्ट एविडेंस माना जाता है ह्यूमन ओरिजिन, ये पता करने के लिए कि किस तरीके से ह्यूमन शिकार करते थे, क्या ओरिजिन था और किस किस तरीके से वो इवॉल्व हुए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज ध्यान से सुने। मोस्ट स्कॉलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एविडेंसेस। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, है ना। देखो, इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ सीखने के बाद भी ना, कई स्कॉलर्स, मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स, ज्यादातर स्कॉलर्स रिफ्यूज कर देते थे कि नहीं, हमें हमें ये मानना ही नहीं है कि ह्यूमंस कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से नहीं हुआ। सवाल आता है वाई। तो वाई का आंसर मैं देता हूँ, वाई का आंसर मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखिए, आज भी कई लोग ये मानते हैं धर्म से रिलेटेड है बाइबल। उस समय में बाइबल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था क्योंकि यहाँ ये बात जर्मनी की है वैसे बेसिकली। तो बाइबल्स में लिखा है कि ह्यूमन ओरिजिन जो है ना, एक्ट ऑफ गॉड है, यानी भगवान ने उनको बनाया है, और एक्ट ऑफ गॉड मैं मानता हूँ भगवान ने हमें बनाया है। बट बेसिकली क्योंकि हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और आपको सही नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे आर्चोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो लोग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, ठीक है। द वन वो स्टडी हिस्ट्री इज नोन एज आर्चोलॉजिस्ट, ठीक है। अब जो हमारे आर्चोलॉजिस्ट ने जो चीज़ें पेश की हैं उसमें कई सारे स्कॉलर्स जो है मना कर देते हैं। वो मना इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल में मेंशन है कि ह्यूमन ओरिजिन जो है, ह्यूमन का जो जन्म है वो एक्ट ऑफ गॉड है, बाय गॉड वो लोग ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। बट जब स्कॉलर्स मना करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक और सबूत मिल जाता है बहुत अच्छा। इन अगस्त 1856 वर्कमैन ऑफ नेंदर नेंदर वैली Dusseldorf found skulls and some skeleton fragment। अब क्या होता है कि अगस्त 1856 में वर्कमैन मतलब कुछ लेबर्स होते हैं, लाइमस्टोन, आई थिंक, हाँ, लाइमस्टोन की मतलब खुदाई कर रहे थे, चूना जो भी पत्थर होते हैं, ठीक है। उसमें कहाँ पर खुदाई करते हैं, जर्मनी में एक जगह है निंदर वैली करके डूसलडॉर्फ में एक जगह जर्मनी की ये यहाँ पे है। और उनको एक स्केलेटन मिलता है। स्केलेटन मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया हमारा, ठीक है। इसके मतलब ये वाला पूरी खोपड़ी नहीं, एक्चुअली मैं बात करूँ तो ये जो अंदर का जो हड्डी होती है, ये जो स्केलेटन होता है, उसको स्केलेटन बेसिकली बोलते हैं। और कुछ सम स्केलेटन फ्रेगमेंट भी मिले थे कुछ हमें, ठीक है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया गया, देखो वर्कमैन क्या थे बेसिकली। वर्कमैन ने क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये कोई मर गया होगा 10 साल 20 साल पुराना, तो वही होगा, तो हम लोग उसका क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमारा तो कोई काम है नहीं, वर्कमैन ने ये सोचा, और उन्होंने किसी अच्छे व्यक्ति, किसी ऐसे जिसका वो काम कर सके, जिसका कुछ उपयोग कर सके, उनको दे दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो इन्होंने किसको दिया, मैं आपको बता दूं। इन्होंने दिया पहले इनको कार्ल फुलरॉड को, ठीक है। कार्ल फुलरॉड को जब दिया तो इन्होंने, ये वैसे बेसिकली एक टीचर थे, एंड आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये टीचर ही थे, और बट थोड़ी बहुत हिस्ट्री की नॉलेज रखते थे। तो बेसिकली इनको भी जब स्केलेटन और वो जो स्कल था, ठीक है, उसके बारे में कुछ बेसिकली नॉलेज मिल नहीं पाई और कुछ ब्रीफ नॉलेज नहीं ले पाए, तो इन्होंने अपने से भी सीनियर ये एनाटॉमी के प्रोफेसर थे जिनका नाम है हर्बन स्कैफ हुसैन, ठीक है। हर्बन स्कैफ हुसैन जो थे वो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, बहुत तगड़े, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई था। इनको दिया तो इन्होंने जब इसको स्टडी किया ना,
तो इन्होंने ये कहा कि भाई जिस चीज को हम खोज रहे थे, जिस चीज का ओरिजिन हम ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल चुका है, ये ऑस्ट्रोलोपैथिकस है। सवाल ये आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्ट्रेलोपैथिकस, आप ऑस्ट्रेलोपैथिकस से क्या समझते हो? देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पहले पिक्चर दिखा दूं ऑस्ट्रोलोपैथिकस की, कई बच्चे तो इसी में ही, ये देखो दिस गोल ऑस्ट्रोलोपैथिकस, ये है ऑस्ट्रोलोपैथिकस। और ये देखो हमारी बैटरी भी लो हो गई है, कोई बात नहीं, हम फिर से ऑन करेंगे, लेकिन क्लास कंटिन्यू रखते हैं। चलिए, ऑस्ट्रोलोपैथिकस ये जो है, इसको एक्चुअली ये जो आप जब देखोगे ना तो आप पाओगे कि ये ह्यूमंस नेचर का भी है और थोड़ा मंकी नेचर का भी है, जो बंदर थे पहले। तो ये दोनों का कंबाइन है, और जो कंबाइन होता है, जो ह्यूमंस स्केलेटन भी इसमें देखने का स्कल मिलता है, और जो बंदरों की प्रजाति होती है उसका भी मिक्स है। तो ऐसा टाइम पीरियड जब ह्यूमंस ना तो बंदर थे और ना ही पूरा इंसान बने हुए थे, उस टाइम पीरियड को ऑस्ट्रोलोपैथिकस कहा जाता है। मैं आपको एक बार ऊपर जाता हूँ और यहाँ से ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये जो टाइम पीरियड था, ये तो ना तो ये बंदर है और ना ही ये एकदम सीधा खड़ा हुआ है। दैट्स मीन दिस वाज एट ऑस्ट्रोलोपैथिकस। ओके, नेक्स्ट। तो क्योंकि इसका नाम, इसकी जगह जो थी वो निंदर वैली थी, इसलिए द नेम निंदरथल कम फ्रॉम वेयर दे फर्स्ट डिस्कवर। इसका डिस्कवर निंदर वैली में हुआ था, इसलिए इसका नाम भी निंदरथल पड़ गया, जहां से वो पहली बार डिस्कवर हुआ था, सॉरी। तो ये था हमारा आज का क्लास। बेसिकली जो हिस्ट्री के क्लास 11th है, उसको मैंने, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, याद रखना मैं हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, ह्यूमैनिटीज वाली सुन ले। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अलग अलग दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सके, वो लोग भी समझ सकें कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंस है, और उनको जागरूक कीजिए पढ़ने के प्रति। ठीक है, बेसिकली इंट्रोडक्शन था, आगे मिलेंगे जरूर, ये मेरा वादा है कि किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।